तो चलिए बात शुरू करते हैं। आपको कल दिखाया था जो ये परिणाम निरपेक्षतावादी नैतिकता है, इसके दो आयाम हो सकते हैं, जिससे आप सिविल सेवा में मूल्यों का सुदृढ़ीकरण भी कर सकते हैं लोक प्रशासन में, और साथ में कुछ नैतिक संकटों का समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, एक है विधि, नियम और विनियम, अंग्रेजी में लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस। और दूसरा है अंतरात्मा की आवाज, वॉइस ऑफ कॉन्शियस। ये दोनों तरीके किसी ढांचे में नैतिकता लाने के तरीके हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और साफ साफ लिख देता हूँ, नहीं पढ़ पाता हूँ कई बार क्या। चलिए पहले थोड़ा स्लाइड नीचे लाते हैं क्योंकि बोर्ड की ऊंचाई ज़्यादा है, लिखने के बाद फिर ऊपर कर देंगे। विधि, नियम, विनियम और अंतरात्मा आवाज। अरे गायब हो गया, ओहो लिखा वहां नहीं गया, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको बना दूंगा स्लाइड पर लिख दूंगा, छोड़िए। शुरू करते हैं विधि, नियम और विनियम से। सबसे पहले देखते हैं विधि क्या है। दूसरा सवाल होगा विधि की नैतिकता का आधार क्या है, इसकी प्रभावशीलता और अप्रभावी होने के कारक क्या है। विधि की नैतिकता के गुण दोष, और फिर जाएंगे इसमें नियम और विनियम। ये विधि क्या है, विधि की नैतिकता का आधार क्या है, इसकी प्रभावशीलता और प्रभावी होने के कारक क्या है, विधियों की नैतिकता के गुण दोष क्या है, नियम विनियम क्या है, ये विधियों से कैसे अलग है, इनकी प्रभावशीलता तथा गुण दोष क्या है। ये बोर्ड आज तक ही रहेगा, कल से फिर स्टूडियो बदल जाएगा, तो आपको जो संकट आ रहा है अगले 2-3 दिन जो क्लास रहेगी उसमें संकट नहीं आएगा। कल सुबह आपको एक क्लास मिल जाएगी, सुबह मतलब देखते हैं दोपहर तक मिलती है। उसमें जो वो केस स्टडी वाली क्लास थी जो मैंने एक दिन रिकॉर्ड की थी, वो कुछ करप्ट थी, तो उस क्लास को दोबारा रिकॉर्ड किया गया, इसी वजह से केस स्टडी चल नहीं पाई बीच में। तो मैंने आपको बताया होगा जो क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी थी केस स्टडी कैसे हल करें, अब वही क्लास नहीं गई तो आगे क्लास नहीं पढ़ा पाया, तो क्लास रिकॉर्ड हो गई फिर से, वो कल दोपहर तक आपको मिल जानी चाहिए, उसको देख लीजिएगा। तो कल आपको 2 क्लास मिलेगी, एक शाम में जो रेगुलर चलती है अपने समय पर 7 बजे, वो तो रहेगी ही, और एक क्लास जिसमें केस स्टडी कैसे की जाती है उस पर बातचीत होगी। केस स्टडी वाली वो क्लास जब देख लोगे तो शाम में मैं जब मिलूंगा तो कुछ केस स्टडी 2013 से शुरू कर दूंगा, तो आगे की जो कक्षाएं होंगी आपकी यूनिट 6 के खत्म होने के बाद, अब वो केस स्टडीज पर होंगी, जिनमें 2 क्लासेस केस स्टडी की मैंने रिकॉर्ड करके दी है। एक केस स्टडी कैसे करें, पहले रिकॉर्ड कर दिया था उसको, वो कहीं से मिसप्लेस हुई, क्या हुआ, करप्ट हुई, नहीं खुली, उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, वो दे दी है, वो कल दोपहर में लगेगी। और दूसरी क्लास कल शाम को लूंगा, उसके बाद जो परसों से क्लास आपकी रहेगी वो केस स्टडी की ही रहेगी। तो अगले 2-3-4 दिन केस स्टडी की क्लास लूंगा, तब उसके बाद आपका बैच खत्म हो जाएगा। और केस स्टडी की जो क्लास लूंगा उसमें कोशिश करूंगा कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्ड दिलवा दी जाए, और 3-4-5 क्लासेस में लाइव ले लूँ। कल शाम को लाइव लूंगा, उसके बाद 3 दिन और लाइव ले लूंगा, तो वो आपकी लाइव क्लासेस हो जाएंगी, बाकी कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्ड दे दी जाएंगी। रिकॉर्डेड क्लासेस जो दी जाएंगी उनको केस स्टडी की प्रैक्टिस करने के बाद देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 2016 की केस स्टडी की,
जब केस स्टडी अपने से ट्राई कर लेना, जब मैं सिखा दूंगा करना कैसे होता है केस स्टडी को, तो 2016 वाली केस स्टडी अपनी रफ कॉपी पे कर ली। करने के बाद फिर मेरी केस स्टडी जो मैंने हल करवाई होगी रिकॉर्डिंग्स, उसको देखना, फिर देखना अपनी केस स्टडी तुमने वैसा लिखा कि नहीं लिखा, जहां नहीं लिखा उसको दुरुस्त करना। इस तरीके से वो क्लासेस तुम्हारे पास जो बनी रहेंगी, उनको अगले 15, 20, 25 दिन में रिकॉर्डिंग वाली क्लास को देखना धीरे धीरे। उससे लंबे समय तक तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। एक एक ईयर लेना, उससे 2-2, 3-3 केस स्टडी लेना, होमवर्क की तरह करना और फिर क्लास देखना। ठीक है? नहीं, आज की क्लास नहीं होगी शाम में। आज हो सकता है शाम में अपलोड कर दें जो क्लास केस स्टडी वाली है। अगर आज शाम में होगी तो ठीक है, नहीं तो कल हो जाएगी। बांधना छोड़ना ये सब छोड़ो, इसकी परिभाषा बताओ अगर अपने गाइड किताब से, क्योंकि मैंने कल कह दिया था कि टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो अगर किसी ने इसकी परिभाषा देखी है, विधि क्या है, तो बताइए किसने दी हो परिभाषा और क्या है परिभाषा। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। मैं किसी काम को करने का तरीका, इसलिए कहता हूं कि समय निकाला करो। बहुत पहले से बताता चला रहा हूं, यूनिट 2, 3, 4, 5, 5 तो नहीं, 2, 3, 4, 6, 7, इसमें तुम्हारा नोट्स काम करेगा, फिर भी तुमने नोट्स नहीं पढ़ा। विधि का अर्थ नियम कानून अगर होगा जूनी, तो हम विधि नियम विनियम क्यों शब्द लिख रहे हैं? अभी भी लिखा है पहले कि विधि से नियम और विनियम अलग कैसे हैं, इसको सीखेंगे, और तुम कह रहे हो विधि वो नियम है। अगर विधि नियम ही है तो 3 शब्द लिखने की अलग से क्या जरूरत थी? विधि, नियम और विनियम। कुमकुम सोनी भी वही बता रही है। ये दिखाता है कि अकल भी नहीं लगाते। अगर स्लाइड भी ठीक से देख लो तो उत्तर नहीं दोगे। चलो सही उत्तर नहीं दे पा रहे तो अलग बात है। यहाँ क्या लिखा है? नियम विनियम क्या है, या विधियों से अलग कैसे है? लिखा है कि अलग कैसे है? अभी अभी इसके पहले वाली स्लाइड में लिखा है, अब फिर भी कह रहे हो। कोई बताए, देख रहा हूं। विधि एक प्रकार की क्रिया है, ऐसे गेस करने से बात नहीं बनेगी। तो साथी तुम्हारे होंगे वो गूगल कर रहे होंगे, अभी आएंगे वो कोई किताबी छपी परिभाषा लेके, टाइम नहीं मिलता। हाँ, प्रियांशी आई, प्रियांशी ने देखे निकाल लिया, एकदम टिपिकल प्रियांशी ने। कहां से निकाला प्रियांशी ये परिभाषा? तनिष्क गुप्ता और प्रियांशी ने तुरंत गूगल किया। यही काम तो करना होता है प्रियांशी, तनिष्क पहले से पढ़ के आती, तो इतनी फट क्यों करनी पड़ती क्लास के समय? थोड़ा सा ये तर्क का अध्यादेश क्या है, इस शब्द को स्पष्ट कर दीजिए। संजना परमार, आप तो मेरे लेक्चर को ही बताएंगे जो आप देख चुकी हैं। विधि में 3 बातें होती हैं, जैसे आपने कहा एकदम मेरे शब्द को आपने छाप दिया। इथिक्स में होता है कि राष्ट्रपति से जुड़ जाए, देश का ये मतलब नहीं है। इसीलिए पहले से पढ़ी होती अगर, तो इसका मतलब भी पता होता। सिर्फ परिभाषा कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनिए, लॉ की परिभाषा बनाई एक ईसाई पादरी था, इसका नाम है एक्वाइनस। कौन जानता है एक्वाइनस को? कितने लोग जानते हो एक्वाइनस को? नहीं, विकट परिस्थिति नहीं होती भाई। सकारात्मक कानून, पॉजिटिव विधियां, एक विधि है जिसको ऑस्टिन ने 19वीं शताब्दी में उसकी परिभाषा करी। पापा कुमार, ये ऑस्टिन का टर्म है, लॉ इन पॉजिटिव सेंस। उसको कहता विधि उचित अर्थ में, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड, उसका टर्म है लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। जो परिणाम निरपेक्ष नैतिकता बनाना चाहता था। अब समझा रहा हूं, यही अगर समझा ना रहा होता पिछले 60-62 क्लास से, तो तुम्हारी कोचिंग कब की खत्म हो गई होती। सुनो इसको, तुमको पढ़ाया है जिसका तुमको कोई मेमोरी तो नहीं बची होगी, जिसकी याददाश्त तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी दोहरा दे रहा हूं। तुमको पढ़ाया है कि जितने धर्म हैं उन सब की नैतिकता परिणाम निरपेक्षतावादी है। जैसे गीता में क्या कहा गया? कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, निष्काम कर्म, तो परिणाम निरपेक्षतावादी। क्योंकि परिणाम सापेक्षतावाद में तो फल सापेक्ष नैतिकता ही है, सब काम हम फल के लिए करते हैं, अच्छे परिणाम के लिए करते हैं। इस तरीके से इस्लाम में अल्लाह ने बताया इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, उसके बाद अल्लाह आपको अच्छा कुछ दे देगा, वो अलग बात है, लेकिन पालन इसलिए करना है कि अल्लाह ने बताया, अल्लाह की वाणी है कुरान। ईसाइयत में चूंकि भगवान के बेटे ने बाइबल की आयत बताई, तो इसका भगवान की वाणी हो सीधे, तो भगवान की बात इसलिए मान लो। तो ये सारी धर्म की नैतिकता कैसी है? अगर आपको धर्म के किसी नियम का पालन करने से कष्ट भी हो रहा हो, यही अंतर है परिणाम सापेक्ष परिणाम निरपेक्ष नैतिकता में।
परिणाम सापेक्ष नैतिकता में किसी की बात हो, अगर हमको उससे कष्ट हो रहा है, पीड़ा मिल रही, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। परिणाम निरपेक्ष नैतिकता कहेगी कि अगर किसी काम को करने से पीड़ा भी हो रही हो तो भी आपको काम करना पड़ेगा। तो जब आप रोजा रखते हैं, जो मुसलमान रोजा रखते हैं, रोजा रखने में गर्मी के महीने में मान लीजिए आप सुबह से शाम तक पानी नहीं पिए, आपको क्या हुआ? कष्ट। उस कष्ट के बावजूद आप रोजा तोड़ नहीं सकते, क्योंकि धर्म का नियम है। जहां नियम को आप पर्सनल लाभ हानि के लिए, सुख दुख के लिए तोड़ ना सकें, नियम बाध्यकारी हो, उसको परिणाम निरपेक्ष नैतिकता कहते हैं। इस्लाम की नैतिकता, ईसाइयत की नैतिकता ऐसी परिणाम निरपेक्ष नैतिकता है। जो इस्लाम ईसाइयत को मानता है, आस्थावान आदमी है, बहुत सारे लोग ईसाई ऐसे हैं जो नास्तिक नहीं मानते भगवान को। मुसलमानों में भी कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानते, उनकी बात नहीं कर रहा। जो भगवान को, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को, बाइबल को मानते हैं, वो मानते हैं कि भगवान की वाणी है, इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो परिणाम निरपेक्ष नैतिकता है। इसी परिणाम निरपेक्ष नैतिकता को मनुष्यों के दिमाग में स्थापित करने के लिए थॉमस एक्वाइनस ने इसके लिए कुछ शर्तें बनाई, और ऐसी शर्तें बनाई उसने, चूंकि ईसाई पादरी था, ऐसी शर्तें बनाई जिन शर्तों को केवल भगवान के बनाए नियम पूरा कर सकते थे। इससे एक पंथ दो काज हो गए, एक तीर से दो शिकार हो गए। एक तो इंसान को यह भरोसा दिलाया कि तुम जो भगवान की बताई बात मान के जी रहे हो वो नैतिक बात है, क्योंकि इंसान को विधियों के अनुसार जीना चाहिए, लॉ के अनुसार काम करना चाहिए, और लॉ होने की शर्तें केवल भगवान के बनाए आदर्श पूरा कर सकते हैं। इससे भगवान की आस्था इंसान में और मजबूत हो जाएगी। एक तो काम ये हो गया, और दूसरा काम ये हो गया कि उसने एक आधार बना दिया उसी से, कि अगर इंसान भी कल को नियम बनाने जाए, विधि बनाने जाए, तो वही आधार इंसान के बनाई विधियों पर भी लागू। इससे विधि की एक स्टैंडर्ड परिभाषा का आधार बन गया। तो दो काम हो गए, इंसान के लिए विधियों के आइडिया तय हो गए, और भगवान की बनाई गई विधियां ही असल में सबसे बड़ी विधियां हैं, स्टैब्लिश हो गया। तो क्या परिभाषा दी उसने जिससे सब काम हुआ? परिभाषा वही है जिसको प्रियांशी ने कहीं से उठाया, और जिसके बारे में संजना परमार भी लिख रही थी कि उसमें तीन पक्ष होते हैं। उसने परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी? तो विधि तर्क का वह अध्यादेश, अंग्रेजी में कहते हैं, बोर्ड पर मेरी राइटिंग आती ही, तर्क का वह अध्यादेश है जो उसके द्वारा बनाई जाए जिसे जिसमें संप्रभुता हो, या जो संप्रभु हो, तथा जो समुदाय की परवाह करता, और इसलिए पूरे समुदाय की भलाई के लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य रखता। तो तीन बात हो गई। एक, केवल उसी चीज को विधि कहेंगे हम जो ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, तर्क का अध्यादेश, अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन। तभी विधि कहलाएगी कोई चीज जब उसमें तर्क का अध्यादेश हो। दूसरा, बनाई वो उसके द्वारा जाए जिसमें विधियों को बनाने और लागू करवाने की क्षमता हो, संप्रभुता कहते हैं इसको। अब संप्रभुता भी पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन आपको बैकग्राउंड बता दूं कि संप्रभुता शब्द का प्रयोग फ्रांस के एक विचारक बोडिन, जिसको हिंदी में बोदा कहते हैं, बोडिन ने किया था जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समुदाय आपस में लड़ रहे थे और राज्य में शक्ति के दो केंद्र हो गए। क्योंकि वो समय था जब राजा चर्च के अधीन हुआ करता था, लेकिन जब चर्च दो बन गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, दोनों राजा से कहने लगे कि हमारे अधीन रहो। राजा समझ नहीं पा रहा था किस चर्च के अधीन रहे, क्योंकि जब चर्च केवल एक था कैथोलिक, तो वही चर्च राजा को आदेश देता था, राजा मान लेता था। लेकिन चर्च दो दो हो गए, अब राजा किसकी बात माने? जो टॉप पर शक्ति होती है वो एक होनी चाहिए। जैसे भारत में आप दो सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकते, एक सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में और दूसरा तिरुवनंतपुरम में, केरला में। आप ऐसा बना देंगे, राज्य नहीं चल पाएगा। तिरुवनंतपुरम वाला सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, दिल्ली वाला कुछ कहेगा, टकराव हो जाएगा, सरकार को पता ही नहीं चलेगा किसकी बात माने। तिरुवनंतपुरम वाला कहेगा हमारी बात मानो, दिल्ली वाला कहेगा हमारी बात मानो, पूरे राज्य में क्योस हो जाएगा। ठीक वैसे चर्च की हैसियत एक समय सुप्रीम कोर्ट जैसी थी, उसी की बात आखिरी मानी जाती थी। चर्च दो भागों में बट गया, राजा किसकी बात माने? संकट खड़ा हो गया। राजा ने इसी समस्या के समाधान के लिए फ्रांस की एक सभा थी पोल्तीक, उसके पास इस मैटर को रेफर किया, और पोल्तीक नाम की संस्था, जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, उसको फ्रेंच में पॉलिटिक कहते हैं, पॉलिटिक के एक मेंबर बोडिन ने इस समस्या का समाधान निकाला। उसी समाधान को संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता का जनरल मतलब ये होता है कि राज्य के भीतर अंतिम शक्ति का केंद्र एक ही होना चाहिए। अगर शक्ति का केंद्र कहीं दो हो गया तो अब वो संप्रभु नहीं रह गया। तो बोडिन ने असल में एक तरीके से ये बात कही थी, या तो दोनों चर्च फिर से एक हो जाए तो राजा के ऊपर चले जाएंगे, अगर ये दो हो गए तो राजा इनके ऊपर चला जाएगा।
जो राज्य में एक रहेगा वही ऊपर रहेगा। एक तरीके से उसका मैसेज था या तो चर्च एक हो जाए तो चर्च के अधीन राजा रहेगा, लेकिन अगर चर्च एक नहीं हो पाते तो राजा एक होने के कारण चर्च से ऊपर चला जाएगा और चर्च को राजा की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति किसी एक जगह पर ही निवास कर सकती है और उसी का नाम उसने दिया सर्वोच्च शक्ति का संप्रभुता, सॉवरेंटी। तो सॉवरेंटी वो सर्वोच्च शक्ति है जो एक होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। तो पहली विशेषता क्या बताई एक्वाइनस ने? एक्वाइनस ने पहली विशेषता बताई कि विधि तर्क का अध्यादेश है। दूसरी विशेषता क्या बताई? उसी आदमी से आनी चाहिए, उसी संस्था से आनी चाहिए जो एक हो और जिसके बनाए नियमों को सब लोग माने। फ्रांस में जिस समय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च में टकराव हुआ, दो चर्च बन गए। प्रोटेस्टेंट चर्च के बनाए नियम कैथोलिक निवासी नहीं मानेंगे और कैथोलिक चर्च के बनाए गए नियम प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले नहीं मानेंगे। संप्रभु नहीं रहेगा। संप्रभुता मतलब जिसका नियम सब पर लागू और जिसमें नियम को लागू करवाने की ताकत हो, विधि बनाए भी सबके लिए, लागू भी करवा सके, नहीं मानोगे दंडित करेगा, ऐसी ताकत को संप्रभुता कहते हैं। तो एक्वाइनस ने कहा कि विधि उसी को कहा जाएगा जो किसी ऐसे स्रोत से आ रही हो जो विधि के ना मानने पर तुमको दंडित करेगा, उसकी बनाई गई विधियां बाध्यकारी होकर आप पर लागू होंगी। तो संप्रभु एक ऐसी बाध्यकारी शक्ति है जो विधि बनाने की सर्वोच्च सत्ता होती है और जो विधियों को लागू करवाने की सर्वोच्च सत्ता होती है। और तीसरी बात, दूसरी विशेषता हो गई, ये हो गया पहला। संजना, आप इसको ठीक से समझ लोगी तो अगली बार इस उत्तर को बताने के बाद और बढ़िया याद रहेगा। जैसे पिछला लेक्चर खजाना तुमने देखा, तुम्हारे खजाने का जो डोमेन होगा, रेंज होगा, और बढ़िया हो जाएगा। तीसरी बात, संप्रभु होने के साथ साथ मान लो कोई राजा क्रूर हो जाए, सारे समुदाय की भलाई करना सोचे, केवल एक समुदाय की भलाई सोचने लग जाए, नागरिकों के मध्य भेदभाव करने लगे। जैसे कोई हिंदू राजा आ जाए, हिंदू मुसलमानों में भेदभाव करने लगे, हिंदुओं को ज्यादा अधिकार दे, मुसलमानों को कम। या कोई मुसलमान राजा आ जाए जिसके कानूनों में, नियमों में मुसलमानों पर कोई टैक्स न लगाया लग जाए, लेकिन हिंदू पर जजिया कर लगा दिया जाए, जजिया। अपने तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो हमको पैसा दोगे, तो हम कहेंगे वो उसके बनाए नियम विधि नहीं होंगे, क्योंकि विधियां पूरे समुदाय की भलाई के लिए होती है और ये काम वही कर सकता है इसको पूरे समुदाय की चिंता। केवल मुसलमानों की चिंता करने वाला शासक जो नियम बनाएगा, जो कानून, जो ऑर्डिनेंस बनाएगा, अध्यादेश बनाएगा, वो विधि नहीं। केवल हिंदुओं की चिंता करने वाला कोई अगर नियम बनाएगा, विधि बनाएगा, तो सही नहीं। हालांकि मैं नियम शब्द का भी इंटरचेंज यूज कर रहा हूं, लेकिन विधि नियम नहीं है, वो आगे सीखोगे क्या अंतर है दोनों में। अध्यादेश सही शब्द है। तो जो सबकी परवाह करता हो, पूरे समुदाय की भलाई को सोचकर उसने वो अध्यादेश बनाया हो, उसी को विधि कहें। तो इसमें आपने देखा तीसरा जो है, समुदाय की परवाह और समुदाय की भलाई। तो तीसरी बात है, जो अंडरलाइन पार्ट है, तो तीसरी बात। अब एक एक बात का मतलब समझ लो। ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन का मतलब है, तर्क का अध्यादेश का मतलब है जिसके औचित्य को तर्क से सिद्ध किया, जो तर्क विरुद्ध ना, जिसका स्रोत बुद्धि या तर्क। मान लीजिए आपने एक विधि बना दी भारत में कि पूजा करने के बाद सारी सामग्री नदी में फेंकनी है। बना दी आपने विधि, भारत में जितनी पूजा होगी, जितनी मूर्तियां होंगी, सब नदी में फेंकी जाए। क्या इसको विधि मानेंगे? हम पूछेंगे कि तर्क से बताओ कि मूर्ति और पूजा की सामग्री नदी में क्यों फेंकी जाए, और आप इसका कोई तर्क नहीं दे पा रहे, क्योंकि उल्टा तर्क ये कह रहा है कि इसको नदी में फेंकोगे, नदियां गंदी हो जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी, नदी में केमिकल जाएगा, ठीक नहीं है। तो ऐसी कोई विधि अगर किसी ने बनाई तो भारत में सारी मूर्तियों को नदियों में फेंको, तो भले वो दावा करे कि विधि है, लेकिन वो विधि नहीं है, क्योंकि वो तर्क से खंडित हो रही। तो पहली शर्त एक्वाइनस ने क्या बताई? एक्वाइनस ने पहली शर्त बताई, किसी बात को तभी विधि माना जा सकेगा जब उसके समर्थन में तर्क दिया जा सके, उसको तर्क से सिद्ध किया जा सके, तर्क से उसका जस्टिफिकेशन हो सके, तर्क से उसका प्रमाणीकरण हो सके। अगर वो तर्क से प्रमाणित नहीं होती, तो चाहे आपकी पार्लियामेंट विधि बना दे, लोकतंत्र के चुने नेता विधि बना दे, विधि नहीं कहलाएगी। इसका मतलब सिविल सेवक, आगे हम सीखेंगे कि अगर सिविल सेवक ऐसी विधियों का पालन करते हैं जो इन विधियों की शर्तों को पूरा करती है, आंख मूंद कर ऐसी विधियों का पालन करें, लकीर के फकीर बन जाएं, तो और कुछ करना ही नहीं, उनको सिर्फ विधियों का पालन करना, आंख मूंद कर नैतिक बन जाएं। ऐसी विधियां उनको दे दी जाए, ऐसी विधियों का सेट दे दिया जाए और बाध्यकारी बना दिया। जैसे कांत में बाध्यकारी विधियां थी, आप उसका अपवाद नहीं सोच सकते, तो ये विधियां भी कहते हैं हमारा अपवाद नहीं होगा। फिर सिविल सेवा की क्या होगी? क्या समस्या थी लोक प्रशासन नैतिकता में, जिसके कारण हम संकट के कारण इसको टॉपिक पढ़ रहे हैं? हमने पढ़ा कि अंग्रेज सिविल सेवकों को विवेकाधीन शक्ति देके चले गए, डिस्क्रिशनरी पावर, कि तुमको अपने विवेक से जो ठीक लगे कर देना। ये टॉपिक क्या कह रहा है? नहीं, सिविल सेवक अपने विवेक से काम नहीं करेंगे, सिविल सेवक विधियों के हिसाब से काम करेंगे, विधि के शासन के तहत काम करेंगे। तो विधियां जो बनेंगी वो विधियां भी कोई आम विधियां नहीं, अलग मतलब कोई भी विधि नहीं विधि कहलाएगी। उन विधियों में ये तीन लक्षण होने जरूरी। अगर ये तीन लक्षण वाली विधियों का ढांचा राज्य में खड़ा कर दें, तो सिविल सेवकों के पास जो विवेकाधीन शक्ति, मनमानापन छिन जाएगा। मनमानापन छिन जाएगा तो उस मनमानेपन के कारण जो वो भाई भतीजावाद करते हैं, पद का दुरुपयोग करते हैं, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि राज्य किसे चलेगा? विधियों से। और विधियां कैसी हैं? तार्किक। ऐसी तार्किक विधियों से जब सिविल सेवक को काम करना पड़ेगा तो सारा पक्षपात खत्म हो जाएगा। हमारे राज्य में पक्षपात इसलिए है क्योंकि हम सिविल सेवकों को, लोक प्रशासकों को विधियों से नहीं कहते हैं, अपने विवेक से अच्छा निर्णय लें। क्या दे रखा हमको? ढेर सारा विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस, डिस्क्रिशनरी पावर। उसी डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके सिविल सर्वेंट क्या कर रहे हैं? अनैतिक काम कर रहे हैं। या क्या कह रहा है? सिविल सेवकों को डिस्क्रिप्शन मत दो,
विवेकाधीन शक्ति मत दो, विधियों के द्वारा नियंत्रित करो। ऐसी विधियों के द्वारा जिनमें पहली शर्त ये होनी चाहिए। दूसरा दूसरा तो ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन का मतलब समझ गए, ये क्या है? अब ये तो इस बात से तय होगा कि जो वक्त का कानून बनाया सरकार ने, सरकार उस कानून को तर्क से सही साबित कर पा रही है क्या? अगर तर्क से सही साबित नहीं कर पाएगी, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कैसे परीक्षा करेगा उस कानून की? तर्क क्या था? क्या देखेगा? इस कानून में कहीं भेदभाव तो नहीं, एक समुदाय के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 ही प्रावधानों पर सवाल पूछे थे वक्त के, और तीनों प्रावधान जो थे उनमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भेदभावपूर्ण है। इसलिए कहा था इन 3 सवालों का जवाब दीजिए, नहीं तो हम स्टे कर देंगे कानून को। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होगी कि नहीं इसमें भेदभाव नहीं है, उन्होंने पूछा कि कलेक्टर को पावर क्यों दिया? कलेक्टर तो राज्य के अधीन काम करेगा, कलेक्टर डिस्प्यूट कैसे तय कर सकता है? गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल क्यों किया? तो वो जो सवाल पूछे उन्होंने, उन सवालों का तार्किक उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर आप तार्किक दे देंगे तो सही है कानून, नहीं दे पाएंगे तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की संवैधानिकता टेस्ट करता है, तो क्या टेस्ट करता है? संविधान के तर्क के हिसाब से संगत है या नहीं। तो यहां हमने तर्क की बात। दूसरा, विधि होने की दूसरी शर्त कहां से? विधि का स्रोत संप्रभु की इच्छा होनी चाहिए, अर्थात विधि संप्रभु से उत्पन्न होनी चाहिए। अब इसमें ये तो जुड़ा हुआ है ही, इस संप्रभु की कोई भी इच्छा विधि नहीं कहलाएगी, वही इच्छा विधि कहलाएगी इसके पीछे तर्क। ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन को आप वायलेट नहीं कर सकते। तो अब दूसरा जो ये शर्त है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भारत में जैसे मान लो संप्रभु किसको कहते हैं? आपके संविधान के साथ संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, जनता संप्रभु। सारी शक्ति कहां निवास करती है? जनता में। जनता अपनी शक्ति किसको ट्रांसफर करती है? चुने हुए प्रतिनिधियों को। वही चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? अपनी शक्ति ट्रांसफर करते हैं किसको? सरकार को। क्या कहते हैं? समय समय पर जब संसद का सत्र चलेगा, हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तुमको ताकत तो दे रहे हैं कार्यपालिका चलाने की, चलो रोजमर्रा का काम करो, लेकिन हम बीच बीच में तुमसे सवाल पूछते रहेंगे। जनता ने क्या कहा? 5 साल में हम जो चुने हुए प्रतिनिधि से सवाल पूछते रहेंगे। इस तरीके से स्रोत शक्ति का अंतिम कौन है? जनता। जनता ने शक्ति ट्रांसफर की विधायिका को, विधायिका ने उसी शक्ति को दिया कार्यपालिका को। जनता सवाल पूछेगी विधायिका से, विधायिका सवाल पूछेगी कार्यपालिका से, कार्यपालिका सवाल पूछेगी ब्यूरोक्रेट से। तो शक्ति कहां है? जनता में। इसका मतलब कोई भी विधि जनता की इच्छा के खिलाफ नहीं बन सकती। अगर जनता की इच्छा के खिलाफ कोई विधि बना रहे हो तो इस तरह से विधि वैलिड नहीं है। एक्वाइनस के समय में एक्वाइनस मानता था कि विधियां पूरी दुनिया के लिए होनी चाहिए, और पूरी दुनिया, क्योंकि नैतिकता पूरी दुनिया के लिए है, तो कहता था पूरी दुनिया में जिसकी शक्ति हो, जो नियम लागू करवा सके, जो पूरी दुनिया का शासक हो। जैसे भारत में लोकतंत्र में मानते हैं जनता शासक है, जनता चुनती कौन शासन करेगा। लेकिन एक्वाइनस मानता है कि पूरी दुनिया पर शासन तो एक ही चीज का हो सकता है। किसका? भगवान का, क्योंकि पूरी दुनिया उसी की बनाई हुई। कौन दंडित कर सकता है मनुष्यों? भगवान। अगर उसका कानून नहीं मानोगे, एक दिन दंडित करेगा, तो आपका घड़ा भरेगा, दंडित करेगा। ठीक है, तो इसलिए कहता था कि केवल ईश्वर की बनाई हुई विधियां ही रियल विधियां हैं, क्योंकि ईश्वर ही एक है। क्या कहा था? संप्रभु कितना होना चाहिए? एक। जैसे भारत में क्या किया हमने? इसी जनता की संप्रभुता को किसमें ट्रांसलेट कर दिया? संसद में। तो बोलचाल में क्या कहते हैं? भारत में संसद संप्रभु, क्योंकि एक संसद है जिसके बनाए कानून पूरे भारत पर लागू होते हैं। ठीक, वैसे पूरी दुनिया के लिए एक कौन है? पूरी दुनिया में तो संसद एक नहीं है। जैसे क्या बताया था? फ्रांस में जब चर्च एक नहीं रह गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च टूट गया, तो चर्च संप्रभु नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में संप्रभु कौन है? जो पूरी दुनिया में एक, कौन? भगवान, ईश्वर। तो एक्वाइनस के हिसाब से केवल ईश्वर से निकली विधियां उचित विधियां हों, सही अर्थ में विधियां, क्योंकि पूरी दुनिया में ईश्वर ही एक है, ना राज्य एक है, ना संविधान एक है। हालांकि उसके संविधान नहीं होता था, लेकिन फिर भी अगर आज की भाषा में कहें, ना संविधान एक है, ना राज्य एक है, ना आजकल जो कानून बोलते हैं आप वो एक है, ना संसद एक है। एक जो है उसका मतलब वही, पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर आपको विधि बनानी है तो एक शक्ति ईश्वर है। बहरहाल अभी इसको अगर लें तो राज्य के भीतर अगर संप्रभुता की बात करेंगे और विधि बनाने की बात करेंगे, तो राज्य के भीतर लोकतांत्रिक राज्यों में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से विधि बने तभी विधि है। पार्लियामेंट से उचित तरीके से विधि का बनाने की प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि बने। जिस पार्लियामेंट का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है, वो पार्लियामेंट विधि बनाए जिस पर कोई बाह्य दबाव ना हो, तो हम कहेंगे विधि नैतिक है। तीसरा, तीसरी शर्त क्या? विधि बनाने वाला विधि से पूरे समुदाय की भलाई, अंग्रेजी में है कॉमन गुड अचीव हो। इससे कॉमन गुड, साझा शुभ, साझी अच्छाइयां, पूरे देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, पूरे देश की जनता की शिक्षा अच्छी हो जाए, कॉमन गुड है हमारी। तो विधियां ऐसी कॉमन गुड के लिए बनाई जाती। सामूहिक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना, सामुदायिक अच्छाई को प्राप्त करना, वही होगी विधि। और इसके साथ शर्त क्या थी? वह बनाए जो समुदाय की क्या करता?
परवाह कर। तो एक्वाइनस ने ये तीनों शर्तें कैसे बनाई थी कि कौन है जो पूरी दुनिया की परवाह का दावा कर सकता है? भगवान, क्योंकि सारे मनुष्य उसकी संतान है। वही परवाह करे, जैसे बाप अपने बेटों की परवरिश करता है, परवाह करता है, सारे बच्चों की भलाई के लिए सोचता है, माता अपने सारे बच्चों की भलाई के लिए सोचती है। ठीक वैसे एक्वाइनस मानता था कि केवल ईश्वर है जो पूरे मनुष्यों की परवाह करता है, पूरे समुदाय की भलाई के लिए उसने विधियां बनाई। बहरहाल, अब अगर हम आज के समय में भी इन तीन चीजों को लागू करें और इनसे विधियों का ढांचा बनाएं और इन्हीं से लोक प्रशासन को क्या करें, अपवाद रहित रूप से नियंत्रित करें। क्या कहते हैं, जब ये विधियां बनने के बाद सोचने का काम तुम्हारा खत्म, सोचने का काम खत्म, सर झुका के बिना अपना दिमाग लगाए इन्हीं विधियों का हर दशा में पालन करो। इससे सिविल सेवकों के पास मनमानी करने का, पक्षपात करने का, भाई भतीजावाद करने का, पद का दुरुपयोग करने का अवसर खत्म। तो इससे जो नैतिकता का संकट आ रहा है सिविल सेवा में वो दूर हो जाएगा। तो ये टॉपिक ये क्या मानता है, ऐसी विधियों का अगर एक ढांचा राज्य में मौजूद हो तो इन विधियों के द्वारा लोक प्रशासन में निम्न आधारों पर नैतिकता के संकट दूर किए जा सकते। लिखा है, ऐसी विधियों का ढांचा अगर राज्य में मौजूद हो तो इन विधियों के द्वारा लोक प्रशासन में निम्न आधारों पर नैतिकता का संकट दूर किया जा सकता है। कौन से आधार देखो, ऊपर वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा, आकृति तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा देखता रहता क्या कर रहे हो तुम लोग। तो एक एक आदमी का मूल्यांकन हो रहा है। थैंक यू बोल के जाने वाली चांदनी का भी, पापा कुमार का भी, अनु देवी का भी, कल चैट में लगी हुई कोमल भतीजा का भी, क्लास को कल ठीक से ना सुनने वाली सोनाली का भी, सबका मूल्यांकन हो रहा है। अरे तो तुमने पूरा एक्वाइनस थोड़े पढ़ा है, कनिष्क गुप्ता, ये तो मत थियोलॉजिया। एक्वाइनस ने लिखा है 5 वेज ऑफ नोइंग, फिर भगवान है, उसके बाद उसने बताया कि भगवान है तो भगवान की दुनिया है, और भगवान की दुनिया है तो भगवान की विधियां हैं। तो तुम तो ऐसे बात करो जैसे एक्वाइनस को पढ़ के आए हो और कह रहे हो कि एक्वाइनस ने तो बताया ही नहीं। तो ऐसे पूछो सवाल ना भाई, सर क्या एक्वाइनस ने भगवान को पहले सिद्ध किया है? तुम कह रहे हो एक्वाइनस तो ये तो बताया ही नहीं, तो ये कैसे पता चला नहीं बताया भाई? तुम जितना पढ़ रहे हो क्या एक्वाइनस ने उतना ही बताया है? हाँ ठीक है कोमल भतीजा जी, औचित्य का मायने जानना चाहिए। अंग्रेजी बोली थी उसको क्यों नहीं सुना आपने? कल से आपका दिमाग है नहीं कहीं, भाग रहा है इधर, चंचल हो गया आपका मन। औचित्य का मतलब अंग्रेजी में बताया जस्टिफिकेशन। ये शब्द यूपीएससी के हर पेपर में इस्तेमाल होता है हर साल। इसका औचित्यपूर्ण तरीके से व्याख्या कीजिए, इसका औचित्य समझाइए। आप किसी साल का यूपीएससी का पेपर ले लेंगी, जीएस के 4 पेपर में 2-3 बार तो शब्द हर जगह यूज होता है। इसका तो आपने पेपर भी नहीं देखा है, बताया उसको भी नहीं सुना। ऐसा क्या हो गया पिछले 2-3 दिनों में कि आपका अटेंशन इतना कमजोर हो रहा है? जस्टिफिकेशन बोला था उसकी अंग्रेजी। अगर कोई आपसे कहे इसको जस्टिफाई करो तो सर वो हिंदी में कह रहा है इसका औचित्य बताओ। ठीक है, तो आइए जरा आप चलते हैं, ये शर्तें समझ गए। अब इन शर्तों से मैंने क्या लिखा, इन आधारों पर कोई विधि बना दी जाए तो आपको लोक प्रशासन नैतिकता लाने के लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। ये मॉडल कह रहा है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर ऐसी विधियां राज्य में मौजूद नहीं होंगी तो फिर आप लोक प्रशासन नैतिकता नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इन विधियों की अनुपस्थिति में लोक प्रशासकों को अपनी मर्जी से काम करना पड़ेगा, और वही जहां आपने उनको अपनी मर्जी दी वही सारी गड़बड़ कर बैठेंगे। तो समझिए, क्या लिखा है, लोक प्रशासन में निम्न आधारों पर नैतिक संकट दूर किए जा सकते हैं। कुछ आधार बता रहा हूं कि कैसे विधि का ढांचा लोक प्रशासन नैतिकता ले आएगा। पहला, सिविल सेवकों लोक प्रशासकों के पास हमने क्या दे रखा है, विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इसी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करके सिविल सेवक क्या करते हैं, मनमानापन करते हैं, और उनके मनमानेपन से क्या उत्पन्न हो रही है, अनैतिकता।
मनमानापन अनैतिकता का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, इसका मतलब पूरे देश में हमारे सिविल सेवक अपनी मनमर्जी से निर्णय लेते हैं। अब मनमर्जी से निर्णय कब लिया जाता है? इसका मतलब उस संदर्भ में हमारे पास नियम मौजूद नहीं है, विधियां मौजूद नहीं है, या विधियां हैं तो तार्किक नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसी को क्या करेंगे? यदि लोक प्रशासन इस मनमानेपन को रोक दिया जाए तो इस मनमानेपन से होने वाला पद के दुरुपयोग का मामला रुक जाएगा। पद का दुरुपयोग रुक गया। आगे इसका क्या कह रहा टॉपिक कि भाई सिविल सेवकों को निर्णय लेने के लिए मत कहो, विधियां बनाओ, और 3 आधार पर विधियां बनाओ। समुदाय की भलाई हो, उससे विधि संप्रभुता से निकली हो और विधियों के पीछे तर्क हो। अगर ऐसी विधियां बना दिए तो ये जो मनमानेपन से सारे निर्णय हो रहे हैं रुक जाएंगे। कैसे निर्णय होने लगेंगे? तार्किक, समुदाय की भलाई वाले। परिणाम स्वरूप उससे राज्य में सारे सिविल सेवक क्या करेंगे? जिले ए में पोस्टेड, जिले बी में पोस्टेड, जिले सी में पोस्टेड सारे सिविल सेवकों का निर्णय कैसा होने लगेगा? एक क्या आएगी? क्या आएगी? विधियों का पालन करके लिए गए निर्णय, क्योंकि सबकी विधियां एक होंगी, निष्पक्ष हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। अभी ए ब्यूरोक्रेट को तुमने विवेक अधीन शक्ति दी, पटना वाला डीएम, उसको अपने विवेक से एक बात ठीक लगी, उसने वो निर्णय ले लिया। भोपाल वाले डीएम को दूसरी बात ठीक लगी, उसने वो निर्णय ले लिया। ऐसा क्यों नहीं है कि भोपाल और पटना के डीएम एक जैसा निर्णय ले? जब हमारी सिविल सेवा का लक्ष्य जन कल्याण है, उसके आधार एक है, संविधान एक है, तो दो लोगों का निर्णय क्यों अलग अलग? तो निर्णय की एकरूपता अगर आप ले आ दें तो उससे क्या होगा? समस्या आ जाए। पहला आधार। दूसरा, लोक प्रशासन में क्या गया है? संप्रदायवाद। क्या गया है? जातिवाद। क्या गया है? क्षेत्रीयतावाद। क्या गया है? भाई भतीजावाद। इसके कारण मर्दवाद, इसके कारण लोक प्रशासन समानता के मूल्य, सभी वर्गों के अवसरों की बराबरी इत्यादि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। सांप्रदायिक सिविल सेवा क्या करेगा? संप्रदाय के आधार पर समानता के नियम को तोड़ देगा। लेकिन अगर आप क्या कर दें, फिर से अगर हम क्या करें, अगर हम लोक प्रशासकों को ऐसे विधियों के जाल से अपवाद रहित तरीके से बांध दें, कहते हैं तुम्हारी ड्यूटी यही करना है, तो चाहे तुम्हारे मन में भाई भतीजावाद हो, लेकिन निर्णय कैसे लेना पड़ेगा? निर्णय तो लेना पड़ेगा विधि से। तो जितनी बुराई है संप्रदायवाद वगैरह तुम्हारे अंदर भरी रह सकती है, लेकिन तुम निर्णय में उसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो अंदर से कुड़ जाओगे कि मैं अपने भाई भतीजों को फायदा नहीं पहुंचा पा रहा हूं। चाहोगे फायदा पहुंचाने, लेकिन पहुंचा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको हमने आजादी ही नहीं दी है कि तुम निर्णय ले सको। इससे ये समस्याएं क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ऐसे कुछ और आधार। तो विधियों का जो ढांचा है, ये विधियों का ढांचा पूरे शासन में क्या ले आएगा? एक रूपता। वेबर ने जैसा कहा था, वेबर कहता है सिविल सेवकों को अपनी मर्जी से अंतरात्मा की आवाज से काम मत करने दो। हालांकि हमको अंतरात्मा की आवाज पढ़नी है, लेकिन वेबर का बड़ा आलोचक था। सवाल आया यूपीएससी में तुम्हारे इथिक्स के पेपर में, कहता था ये अंतरात्मा की आवाज ठीक नहीं। आज की तार्किक दुनिया में जो लॉजिकल है सबके लिए लॉजिकल है, तो हम सिविल सेवक पर क्यों भरोसा करें कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से अपनी अच्छाई से निर्णय लें? उसके बजाय हम अच्छाई को नियमों से क्यों ना प्राप्त करें, अच्छाई को विधियों से क्यों ना प्राप्त करें? और से उसने वकालत की एक ऐसे मॉडल की जिसमें सब कुछ ऊपर से नीचे तक फिक्स कर दिया जाए, व्यक्ति का ज्यादा महत्व ही ना रह जाए। अनामिता, एनोनिमिटी। आज इस पद पर अमित कुमार है,
वो भी वैसा निर्णय लेगा। कल पापा को मारा जाएगा, वो भी वैसा निर्णय लेगा। कल मधु आ जाएगी, वो भी वैसा निर्णय लेगी। चांदनी तो चली गई, वो निर्णय ले नहीं पाएगी, लेकिन चांदनी भी होती तो भी वो निर्णय लेती। तनिष गुप्ता को निर्णय लेना पड़ेगा, ये भी निर्णय लेंगे। आदमी कोई भी आए जाए, नाम का कोई महत्व नहीं। कौन कुमार, कौन प्रसाद, कौन गुप्ता, कौन शर्मा, कौन वर्मा, कौन टुटेजा आ रहा है, सिर्फ नाम बदल रहा है, काम वही है। आपके पद का महत्व है, आपके नाम का कोई महत्व नहीं। आपका सब टाइटल, आपकी जाति क्या है, आपके नाम के पीछे कौन सा छल्ला लगा है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो वेबर एक ऐसी नैतिकता के मॉडल का समर्थक था। तो ये जो आइडिया है, उसी तरह के आइडिया को तुम यहां भी इसमें देख रहे हो। विधियों की नैतिकता ये अचीव करेगी, बशर्ते विधियां ऐसी हो जैसा मैंने बताया। अब जरा देखो, अगली बात पर चलते हैं कि अगर विधियां इतना बढ़िया मॉडल है तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसा मॉडल बना क्यों नहीं दीजिए? इतना आसान है, नहीं बना दिए होते और लोक प्रशासन नैतिकता आ जाती। चुटकियों में समाधान जब हो ही गया तो फिर ये समाधान तो सबको पता होना चाहिए था, हो जाना चाहिए था काम। क्यों नहीं हुआ? क्या कमियां हैं इस मॉडल की? तो इस मॉडल की गुण तो तुम समझ गए कि गुण ये है कि मॉडल ठीक काम करेगा। अब देखना इसमें इसके दोष या कमियां। हाँ बिल्कुल वही बात जो अभी सोनाली जी ने लिखा, बिल्कुल इन्होंने सही पकड़ लिया कि फिर हुआ क्यों नहीं ऐसा। बिल्कुल सही बात रोशन वर्मा जी, ऐसा हुआ क्यों नहीं? इस मॉडल की दोष या कमियां क्या है? तो देखो, इस मॉडल की एक कमी तो मैं वो बताऊंगा जिसका समाधान नियम और विनियम करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी कमियां वो होंगी जो नहीं दूर हो पाएंगी। उसी के लिए हमको अंतरात्मा की आवाज में जाना पड़ जाएगा। तो इसके एक वो कमियां जिनको हमारे सिलेबस में ही टॉपिक में लिख दिया गया, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन से दूर हो जाएंगे। लेकिन समझेंगे तो पहले कमियां, फिर दिखाएंगे रूल्स और रेगुलेशन जरूरत क्यों पड़ी। उसी से टॉपिक भी आगे बढ़ जाएगा, रूल्स रेगुलेशन पे चले जाएंगे, समझ लेंगे कमियां भी। और दूसरी भी कमियां जो दूसरी वो कमियां जो नियम विनियम ले आलोगे तब भी दूर नहीं होंगी, और इसी कारण हमको अंतरात्मा की आवाज में जाना पड़ेगा। अब फिर आगे चल के जब देखोगे कि अंतरात्मा की आवाज में गए, कहते ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके। एक समस्या के समाधान के लिए दूसरे में गए, दूसरे में समस्या आ गई। अब मान लो उसमें आगे कहावत कुछ ऐसी होती, आसमान से गिरे खजूर में लटके, खजूर से गिरे और उससे नीचे वाले किसी पेड़ में अटक गए। या मान लीजिए कह दे खजूर से गिरे, ज्यादा ऊंचाई पे खजूर था तो जमीन पे गिरे, पसली टूट गई सारी। तो आसमान में अटके थे, हम चाहते थे नीचे आ जाए, नीचे आए तो खजूर में अटक गए, खजूर से चाहते थे और नीचे आ जाए, नीचे आए तो सारा हाथ पैर टूट गया। तो यहाँ से जाएंगे अंतरात्मा की आवाज में। अंतरात्मा की आवाज में देखेंगे आपके कुछ मॉडल तो काम करेगा, लेकिन अंतरात्मा की आवाज में भी आ जाएगी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, अंतरात्मा का संकट आ जाएगा और वहां अंतरात्मा काम नहीं करेगी। तो क्या पता चलेगा? ये जो पूरा मॉडल है इसमें भी कोई ऐसा ढांचा हम नहीं बना पाए हैं जो परफेक्ट मॉडल हो, इसको चुन लें तो इससे समस्या हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो। अब इनका क्या गोल्डन मिक्सचर ऐसा बनाएं, यही हम आज तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करें? अंतरात्मा को निकाल बाहर करें, क्योंकि जब अंतरात्मा की आवाज आएगी तो अंतरात्मा की आवाज अपने साथ विवेकाधीन शक्ति भी ले आएगी। एक ब्यूरोक्रेट से कहोगे ना अंतरात्मा की आवाज से निर्णय, तो भाई भतीजावाद वाला निर्णय लेगा, कहेगा अंतरात्मा की आवाज से आया, तो सारा पक्षपात उपपात लौटा लाएगा। जैसे आपने उपयोगितावाद में सीखा था, महत्तम लोगों की भलाई करवाओगे, अच्छे परिणाम के लिए जाओगे, अब महत्तम लोग हो गए कट्टर, तो कट्टर लोग अपनी कट्टरता को नैतिकता बदल देंगे। उससे बचने के परिणाम निरपेक्षता में जाओगे, या परिणाम से नैतिकता बनाएंगे ही नहीं, तो तुमने देखा था कांत में अटक जाओगे। जहां नियम बन गया तो इतना अपवाद रहित नियम बन गया कि तुम उस नियम को तोड़ ही नहीं सकते। चाहे 3 लोगों को मैं जाके टूटेजा जी से बंदूक लेके गोली मार दूं, मेरी बंदूक लौटा दें, 3 लोग गोली मार दूं, फिर भी नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ देखा ना आपने, उपयोगितावादी नैतिकता में गए, वहां संकट है, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार खत्म हो सकते हैं। उससे बचने के लिए कांत में गए कि सारे मनुष्यों को साध्य बना दें, तो ऐसा अपवाद रहित नियम मिला, उस नियम को कभी तोड़ ही नहीं सकते हो। नियम नहीं तोड़ा तो देखा तुमने कि मैं किसी 3 लोगों को गोली मारने की नीयत से बंदूक मांगूंगा अपनी टूटेजा जी से, टूटेजा जी मुझे दे देंगे और मैं गोली मार दूंगा।
नियम वाली नैतिकता में गए, परिणाम खराब आने लगे। परिणाम की नैतिकता में गए तो परिणाम किसको अच्छा माने उसका सबसे बड़ा मॉडल है जो महत्तम लोग को लाभ पहुंचाए, लेकिन महत्तम लोग जातिवादी हो जाए, महत्तम लोग सांप्रदायिक हो जाए, महत्तम लोग कट्टर हो जाए, तो परिणाम के नाम पर कट्टरता को नैतिक बना देंगे। सब दुनिया में कोई डिसीजन परफेक्ट नहीं है। तुम सीखेंगे कि अंतर की आत्मा की आवाज में जाना होगा, और यहाँ क्या होंगे, यहाँ अंतरात्मा की आवाज के भी क्या होंगे, इसके भी गुण होंगे और इसके भी दोष होंगे। वो बात कहाँ पढ़ेंगे हम अंतरात्मा की आवाज में। जरा चलिए पहली आलोचना को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसी कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां विधि लागू नहीं, ठीक है, और उससे देखते हैं कि हमको नियम विनियम की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो फिर दूसरी आलोचना वो देखेंगे जिसमें नियम विनियम भी फेल कर जाएंगे, ठीक है। यही तो तनिष्क गुप्ता जी आपको समझना है। आप दुनिया में सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो कुछ समस्या आप भी सॉल्व करेंगे भाई, नहीं तो भीड़ में शामिल हो जाओ। अगर आपको लगता है कि समस्याओं को हल करना इतना आसान है तो जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे दुनिया में गुजरे जिन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया, फिजिक्स में इतने महान महान नियम बना दिए, जैसे फिजिक्स में इतने बड़े बड़े नियम बन गए जिनसे हम हमारा ज्ञान ठीक हो गया, तमाम व्याख्याएं हम करने में संभव हो गए, तो फिर तो इंसान की समस्याओं को भी कुरीतियों की वजह से दूर कर देते। लेकिन आप पाते हैं कुरीतियों वजह से दूर नहीं हो पा रहे। बड़ा बड़ा साइंस का सिद्धांत करने वाले, बड़े बड़े सिद्धांत करने वाले लोग तो पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दे रहे हैं, सिद्धांत निकाल निकाल के सब व्याख्या कर दे रहे हैं। वो भी ये समझा नहीं पा रहे हैं कि जो पहलगाम में बेहूदे लोग आए, गोली मार के 26 लोग चले गए, जिनको लड़ना राज्य से है, ठीक है, सेना के लोगों को मारो, उनसे लड़ो, ये हमास स्टाइल में पति बीवी बच्चे को क्यों मार रहे हैं भाई? आप राज्य से लड़ो ना, कोई बात नहीं, ठीक है, उस लड़ाई में पुलिस वाले मारे जाएंगे, सेना मारी जाएगी, बात समझ में आती है। दो पक्ष लड़ेंगे, सेना पुलिस मारी जाएगी, दोनों के पास बंदूक होगी, मुकाबला बराबरी का होगा। भारत में तो आजादी की लड़ाई में हमारे पास बंदूक थी नहीं, अंग्रेजों के पास थी, हम तब लड़े। इसलिए कश्मीर के स्ट्रगल को जब कोई दुनिया में कहता है कि वो स्ट्रगल है, उसको समझना पड़ेगा कि वो स्ट्रगल, अगर स्ट्रगल कहा जाए उसको, तो भारत की आजादी की लड़ाई क्या थी? पूरे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, भारतीय तो बंदूक ले लेके गोली मारते लोगों नहीं फिर रहे थे। और आप कहते हो कि हमको लोकतंत्र के तहत अधिकार चाहिए, और लोकतंत्र का कोई तरीका ही नहीं चुन रहे हो, कुरान की वर्ष पढ़वा के गोली मार रहे हो, तो फिर तुम्हारा आंदोलन सांप्रदायिक कैसे नहीं? तो खुल के कहो कि इस्लाम के लिए राज्य बनाना चाहते हो, फिर कश्मीर का स्ट्रगल तो नहीं हुआ, ये लोकतांत्रिक लड़ाई तो नहीं हुई। तो हमारी दुनिया में ना बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हो गई, ठीक है, सेना में कोई गया है, ये मान के जाएगा कि आतंकवादियों को गोली मारेगा, आतंकवादी उसको गोली मारेंगे। हम देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारे सेना के जवानों के मरने पर दुखी हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई, उस लड़ाई में आतंकवादियों का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, वहां तक तो बात समझी जा सकती है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता कि आप घूमने गए लोगों को जिनके पास प्रतिरोध की ताकत नहीं है, आप उनको निशाना बनाए जो बराबरी की लड़ाई, तो वो बात ठीक नहीं है। इसलिए दुनिया में ये बात समझना बहुत जरूरी हो गया कि अब दुनिया के बहुत सारे राज्य में भारतीय राज्य का बहुत मुरीद नहीं, बहुत प्रशंसक नहीं, मैं मानता हूं भारतीय राज्य बहुत सारी जगहों पर गलत है और उसका हमको क्रिटिकल वैल्यूएशन करना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए हमको राष्ट्र का कि जो राज्य करेगा सब अच्छा है। भारतीय राज्य ने बहुत सारी गलतियां, और अक्सर मैं अपनी कक्षाओं में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली ऐसी गलतियों की बात भी करता हूं, लेकिन उन गलतियों को राज्य के साथ निपटाना हो, उन गलतियों का निपटाने का तरीका ये नहीं होगा कि जो कमजोर निहत्था है, जो प्रतिरोध नहीं कर सकता, उसको मार दिया। इससे क्या कर रहे हैं? ना तो अपने धर्म का इमेज आप अच्छा कर रहे हैं, आप जैसे चंद लोगों की वजह से दुनिया में धर्म की इमेज खराब हो रही है। पूरी दुनिया में अगर इस्लाम के सिंपथाइजर तो बहुत सारे, समर्थक, उसके फॉलोअर बहुत सारे, पूरी दुनिया में अगर आतंकवादियों की लिस्ट तैयार कर लिया तो 2 लाख 4 लाख होंगे। ये 2 लाख 4 लाख लोग अरबों मुसलमानों की इमेज खराब कर रहे हैं। जैसे आप हिंदुओं को देखेंगे, जो हिंदू शोभा यात्रा निकालने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, 80-90 करोड़ हिंदुओं में हिंदू सिंपथाइजर बहुत है, उनको राम मंदिर बनने में खुशी होती है, सिंपथाइजर बहुत है, समर्थक हिंदुओं के बहुत है। लेकिन सड़क पर उतरकर किसी दंगे में किसी मुसलमान को मारने की बात आएगी तो लाख 2 लाख से ज्यादा हिंदू तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अखलाक को मारेंगे, आप जुनैद को मारेंगे, तो उससे पूरे हिंदू धर्म की इमेज खराब होती है। तो ये लोग जब ऐसा काम करते हैं तो उन्हीं की वजह से पूरे धर्म की इमेज खराब होती है। और ये बात जरूर है कि ऐसे में धर्म के लोगों को मुखर होना चाहिए। इसलिए आपको भी, आप हिंदू है तो हिंदू धर्म जब गलत करे तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो कल आप इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी बात का वजन नहीं होगा। इस्लाम के लोगों को इस्लाम गलत करे तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए। नहीं तो लोग मान लेते हैं कि सारे मुसलमान मिले हुए, कल को अगर अखलाक की हत्या होगी हिंदू नहीं बोलेंगे तो लोग मान लेंगे कि सारे हिंदू ऐसे। अंतर करना जरूरी है। तो देखो, समस्याओं का समाधान इतना आसान नहीं नैतिकता में। तुम बड़े से बड़े मर्ज की दवा ढूंढ सकते हो 20-30 साल रिसर्च करके, लेकिन आप जो हमारे दिमाग में जहर भरा है, जो अनैतिकता का संकट है, उसको खत्म करना इतना आसान नहीं। अगर हम इतना आसान इसको समझते तो फिर हम इसका मतलब है कि हम ही लोग सबसे बुद्धिमान लोग हैं, यही 4-6 एथिक्स के टीचर जो एथिक्स पढ़ा रहे हैं सिविल सेवा में, इनके पास सारा समाधान है।
तो अगर तुम मेरे पास बाकी विषयों में जैसे तुम साइंस टेक पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, उसमें टीचर तुमको क्या करता है, निर्णायक निष्कर्ष बता देता है, क्योंकि एक विषय तथ्य पढ़ा रहा है। इतिहास में कोई घटना घटी तो उस घटना को बता दिया। इतिहास का टीचर अपनी मर्जी से घटना के तथ्य नहीं बदल सकता, लेकिन इथिक्स का टीचर प्रॉब्लम तो बताएगा, लेकिन उसके पास निर्णायक समाधान नहीं, क्योंकि निर्णायक समाधान अगर उसके पास आ जाए तो तब तो समस्या हो जानी चाहिए थी, फिर तुम्हारी दुनिया में नैतिकता आ गई होती, कंप्लीट नैतिकता आ गई होती। इसलिए कहता हूं इथिक्स की पढ़ाई दिमाग खोलने की पढ़ाई, ये तुम्हारे क्रिटिकल एनालिसिस की ताकत बढ़ाने की पढ़ाई है। ये किसी निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचाना मेरा काम नहीं, मेरा काम तुमको समझाना है देखो दुनिया में जो समस्याओं के अलग अलग समाधान के मॉडल हैं, अलग अलग मॉडलों को समझ के तुम समझो कि किसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते, समाधान जब करोगे तो समाधान से कुछ समाधान होगा, लेकिन कंप्लीट समाधान हो जाए ऐसा नहीं होगा। जैसे कहा था ना कि तुम टीवी वाली दुनिया में नील पोस्टमैन का एग्जांपल दिया था, तो सर्फ एक्सेल की दुनिया से आए हो कि वहां कोई भी दाग हो सर्फ एक्सेल डालो धुल जाता है, उसको देख के तुमको लगता है कोई भी नैतिक समस्या हो, सर आएंगे कोई फार्मूला लेके आएंगे पढ़ाएंगे उससे क्या होगा, नैतिक समस्या हो जाएगी। मेरे पास सर्फ एक्सेल नहीं है कि किसी अनैतिक धब्बे पे लगाया और दूर हो गया। मेरे पास कुछ सजेशंस है, इथिक्स के कुछ थ्योरीज है जो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमको अगर ठीक से इस्तेमाल करोगे तो हम ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, लेकिन कुछ समस्याएं छोड़ दें। ठीक है, तो ये सारी जो संकट है, सारी चीजें हैं, इनमें आपको एक सबक मिलता है। वो सबक ये मिलता है कि हम सही और गलत के कम से कम पैरामीटर सही रखें। जैसे मैं तुमको कहता हूं, फिर से ये बात सुनना, भारत में बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे भारतीय जब फिलिस्तीनी बच्चे मारे जाते हैं, बहुत दुख की बात है, छोटे छोटे बच्चे मारे जाते हैं फिलिस्तीन में, इजराइल मारता है। भारतीयों को बोलना चाहिए, भारत को अपनी नैतिक चेतना नहीं खोनी चाहिए। इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है बताइए, आपका कोई दोस्त हत्यारा हो जाएगा तो आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? ये भी बात सही है कि हमास एक आतंकवादी संगठन, हमास की खूब आलोचना करनी चाहिए, हमास के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी चाहिए, इजराइल को कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आप नहीं मार सकते। तरीका ढूंढिए, लड़ाई लंबी लड़िए, दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठा हों, हमास को क्रश कर दीजिए, खत्म कर दीजिए हमास को धरती से, लेकिन हमास को खत्म कीजिए, बच्चों को मत खत्म कीजिए, बुजुर्गों को मत मारिए, इलाज तो होने दीजिए लोगों का। तो जब हम भारतीय के तौर पर संवेदना नहीं जताते हैं, तो फिर जब हमारे कुछ हिंदू बांग्लादेश में, कुछ भारत में मारे जाते हैं और हम संवेदना जताते हैं, तो उसका मतलब होता है वो कि वो हमारी संवेदनशीलता नहीं है, तो हमारी धार्मिकता है। कहीं ना कहीं तो आपको संवेदनशीलता को धार्मिकता से अलग करना पड़ेगा। आपको सही गलत को सही गलत कहना आना चाहिए। हम सब कहीं ना कहीं मर जाएंगे किसी न किसी दिन, लेकिन क्या लीगेसी छोड़ के हम मरेंगे, क्या सिखा के मरेंगे? आप खूब इस्लाम की आलोचना कीजिए, आप खूब हिंदुज्म की आलोचना कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं, कहिए कि इस्लाम के लोग खड़े होने चाहिए उसके खिलाफ, लेकिन सवाल ये कि आप भी तो खड़े होइए। तो ये जब बात होगी तो फिर हम अपना जो कॉन्सियंस है उस मामले में, कश्मीरी लोग, बहुत सारे कश्मीरी नहीं, बहुत सारे कश्मीरी लोग जिन्होंने कश्मीर की लड़ाई को धर्म की लड़ाई में बदल दिया, उनको ये कह पाएंगे कि हम तुम्हारी लड़ाई को लेजिटिमेट मानते ही नहीं, हम ऐसी किसी लड़ाई को लेजिटिमेट नहीं मानते जो बंदूक से लड़ी जाए। करना करो, प्रदर्शन करो, हमने भारत की आजादी ऐसे ली, हम देश में भगत सिंह को हीरो मानते हैं, लेकिन आजादी भगत सिंह के तरीके से नहीं, आजादी पॉलिटिकल स्ट्रगल से मिली। ठीक, उसमें बायकारक जिम्मेवार थे, इंग्लैंड कमजोर हो रहा था, विश्व युद्ध के बाद उसकी हालत खराब हो रही थी, वो सभी कारक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस जो आजादी की लड़ाई भारत में चली पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए, तो हम ये कह सकेंगे। आप अगर उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो चीजों का इस तरीके से समाधान नहीं निकलेगा। खैर, ये एक इस बात पर चर्चा है कि पहलगाम बहुत दुखद घटना है, जिसमें निश्चित तौर पर हम सबको संवेदनशील रहने की जरूरत है, लेकिन उस संवेदनशीलता को नैरो मत कीजिए, संकीर्ण मत कीजिए। हम सबके घर के किसी बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती, कितनी पीड़ा होती है। आप देखिए फिलिस्तीनी बच्चों का जब चित्र आता है, भूखमरी का शिकार है, भूख से मर रहे हैं, और इजराइल ये नहीं किया, खाना रोक दिया है, अनाज नहीं जाने दे रहा है, और उस पर दुनिया उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही। आइए वापस आइए, तो ठीक है, जिसकी ऑप्शनल की क्लास होगी चला जाएगा, 5-10 मिनट आगे बात जाएगी, तो उसको बाद में देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए, तो अब ये नियम विनियम की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन क्या होती है। एक एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि विनियम क्या है और कैसे विधि की एक सीमा है। देखो, ये उदाहरण मैं क्लास में इसलिए देता हूं क्योंकि स्टैंडर्ड एग्जांपल है, दो इसके बड़े एग्जांपल है। एक एग्जांपल है आयरलैंड का, एक एग्जांपल है अमेरिका का। अमेरिका के एक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति का नामांकन भर रहे थे, अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी का पर्चा भर रहे थे, तो उसमें एक सवाल थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा जाता है, क्या आपने कभी ड्रग का सेवन किया है? अमेरिका में ड्रग का सेवन करने पर आप राष्ट्रपति पद के काबिल नहीं माने जा सकते, ड्रग के खिलाफ कानून है वहां, आपने कानून तोड़ दिया, इसका मतलब। अब बिल क्लिंटन ने इसका जो जवाब दिया, वो जवाब बड़ा पॉपुलर हुआ, और उसी से विधि की सीमा समझ में आई। बिल क्लिंटन ने उसका जवाब लिखा कि मैंने अमेरिका की धरती पर रहते हुए ड्रग को लेकर अमेरिका का कोई कानून कभी नहीं तोड़ा। सवाल से पूछा गया था कि आपने ड्रग का सेवन किया है? जवाब ये नहीं दिया कि नहीं किया, उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अमेरिका की धरती पर रहते हुए कभी कोई अमेरिकी कानून नहीं तोड़ा, ड्रग के संदर्भ में कोई अमेरिकी कानून नहीं तोड़ा। उनका यह आंसर लीगली बिल्कुल विधि के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट था।
क्योंकि अमेरिका की विधि के हिसाब से जब अमेरिका की धरती पर तुम कोई काम करोगे तभी तो अमेरिका की विधि लागू होगी। अमेरिकी राज्य से बाहर जाओगे तो उस राज्य की विधि लागू होगी जहां तुम गए हो, अमेरिका की विधि थोड़ी लागू। बाद में क्लिंटन से लोगों ने पूछा भाई इतना लंबा चौड़ा जवाब क्यों दिया, तो उन्होंने कहा जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, बिल क्लिंटन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे इंग्लैंड में, उनका जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था तो एक बार मैंने मार्जुआना गांजा पिया था, गांजे का कस लगाया था, सुट्टा मारा था। हाँ, इस रूप में मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने कभी ड्रग नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की धरती पर मैंने काम नहीं किया है। क्या पता चला कि अगर केवल विधियों की नैतिकता को तुम लोक प्रशासकों के लिए नैतिक मानोगे तो भारत का कोई लोक प्रशासक है? मान लिया आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगल नहीं मानते, चला जाए थाईलैंड, और थाईलैंड जाके कोई आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी वहां किसी प्रोस्टिट्यूट से क्या करे, उसकी सेवाएं ले और वापस बात लौटाए, उसका वीडियो आ जाए, फोटो आ जाए किसी प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हुए, कह देगा मैंने भारत का कोई कानून थोड़ा तोड़ा है। अब भारत के बारे में क्या करता हूं तुमसे क्या मतलब? भारत की क्रिकेट टीम जाए, क्रिकेट टीम के सदस्य क्या करें? तमाम ऐसा आचरण करें जो भारत में गैर कानूनी, लेकिन वो दूसरी धरती पर करें, तुमसे क्या मतलब? हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, हमने क्या किया, तुमसे क्या मतलब? तो लोक प्रशासक के संदर्भ में ये नैतिकता विधि की इसलिए काम नहीं करेगी कई बार क्योंकि लोक प्रशासक तो भारतीय राज्य का दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए जिम्मेवार है। कई बार संप्रभुता की सीमा से बाहर जाते हैं। भारतीय विदेश सेवा के तो सारे अधिकारी विदेशों में लंबे समय तक पोस्टेड रहते हैं। अब विदेश तो आपके देश में है नहीं, विदेश सेवा का कोई अधिकारी गया और उसने अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके भारत के कानून को तोड़ दिया, वहां के कानून का पालन कर रहा है, आपके कानून को तोड़ दिया। सिविल सेवा आपका है, लेकिन आपके कानून को जैसे जैसे बाहर जाता है तोड़ देता है। इस समस्या के समाधान के लिए माना गया कि विधियां क्या होती, राज्य के क्षेत्र की सीमा के भीतर काम करती। जैसे आपने राज्य का क्षेत्र लांघा, विधि की प्रभावशीलता खत्म हो गई। इस संदर्भ में एक और उदाहरण इसका है, वो उदाहरण है आयरलैंड की एक लड़की का जिसके साथ रेप हुआ, उस रेप के बाद वो गर्भवती हो गई। आयरलैंड के कानून के हिसाब से आप आयरलैंड में अबॉर्शन नहीं करवा सकते, अबॉर्शन वहां गैर कानूनी। उस लड़की के माता पिता, चूंकि आयरलैंड डुअल सिटीजनशिप देता है, दोहरी नागरिकता मानता है, उस लड़की के माता पिता ने उसको इंग्लैंड में भेजा, इंग्लैंड गए और वहां इंग्लैंड के हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन करा दिया, आयरलैंड वापस लौटाए। उन पर अभियोग चला, उन्होंने कहा हमने आयरलैंड में कोई कानून थोड़ा तोड़ा, तुम्हारे देश में अबॉर्शन बैंड है, हमने दूसरे देश में कराया है। आयरलैंड के बहुत सारे सिटीजन ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी आयरलैंड गए ही नहीं, रहते हैं अमेरिका में। बहुत सारे अमेरिकी आयरिश ऐसे हैं जो पैदाइशी अमेरिकन है लेकिन उनके पास सिटीजनशिप आयरलैंड की, कभी आयरलैंड जाएंगे नहीं, जब मन आयरलैंड का कानून तोड़ते रहे। ऐसे लोगों को कैसे नियंत्रित करोगे? जहां राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी अपने लोगों को भेजती है दूसरे राज्यों में, वो कैसे कंट्रोल करे? क्योंकि राज्य तो विधि से कंट्रोल करा, वो कैसे कंट्रोल करे? सिविल सेवक जाते हैं दूसरे राज्यों में। उसी के लिए हमने इस कमी को दूर करने के लिए बनाया विनियम, रेगुलेशंस। विधियां जनरल होती हैं, राज्य की सीमा के भीतर काम करती है, संप्रभु के दायरे में काम करती है। रेगुलेशन राज्य के बाहर भी काम करता है, और रेगुलेशन पहचान स्पेसिफिक होता है। जैसे सिविल सेवकों के लिए रेगुलेशंस, खिलाड़ियों के लिए रेगुलेशंस, बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कोई समुदाय है, मान लीजिए सिख समुदाय, जैन समुदाय, ये एक विनियम बना दे, रेगुलेशन बना दे, जैसे सिख नियम बना दे कि हमारा कोई सदस्य वो बाल नहीं कटवा सकता, ये हमारी पहचान है। उन सिखों की बात करें जो बाल लंबे रखते हैं, उस समुदाय से आ रहा। सिखों में बहुत सारी कैटेगरी, वो जाए इंग्लैंड, वहां बाल कटवा ले, तो सिख समुदाय क्या कर सकता है? उस आदमी को अपने समुदाय से बाहर निकाल सकता है, उसके खिलाफ दंड दे सकता है कि तुम कटवाए तो बाल इंग्लैंड में, लेकिन भारत लौटोगे तो भारत में तुमको गुरुद्वारे में सेवा करवाएंगे, चाहे इंग्लैंड में तुमने ये काम क्यों नहीं किया हो, तुमको हम दोषी मानेंगे। तो जहां जहां सिख जा रहा है, सिख धर्म की पहचान से जुड़े रेगुलेशन के साथ जुड़े। ठीक है, सिविल सेवकों के लिए रेगुलेशन बना दे। सिविल सेवक राज्य में है तो विधियां काम कर रही, राज्य के बाहर गए तो सिविल सेवक कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, भारत से बाहर जाने पर भी ड्रग नहीं लेंगे, भारत से बाहर जाने पर भी प्रोस्टिट्यूट के पास विजिट नहीं करेंगे, रेगुलेशन बन गया। तुम भले भारत से बाहर चले गए लेकिन रेगुलेशन तुम्हारा पीछा भी कर रहा है, क्योंकि सिविल सेवकों के लिए जो रेगुलेशन हैं वो आपको राज्य के बाहर जाने पर भी मॉनिटर करते रहे। इस तरीके से विधियां जिनकी प्रभावशीलता राज्य के भीतर होती है, तो एक विधि का पालन करने वाला लोक सेवक, सिविल सेवक अगर राज्य से बाहर चला जाए तो सारा अनैतिक काम करके साल भर में एक बार जाए और फिर लौटाए, तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? उसी को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया रेगुलेशंस। तो विधियों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं रेगुलेशंस, लॉज को रेगुलेशंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लॉज जनरल नियम है या जनरल रूल्स हैं जो आपको देश की सीमा के भीतर बांधेंगे, और अगर आप देश की सीमा के बाहर चले गए, राज्य की सीमा के बाहर चले गए, तो आपकी पहचान के लिए बने रेगुलेशंस आपको बांधे रहेंगे। जैसे मान लीजिए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, कोई और कंपनी ऐसी, इन्फोसिस, विप्रो, ये अपने कुछ इंजीनियर्स को जो भारत के हैं भेजे बाहर, वहां जाने पर भी टीसीएस के एम्प्लॉइज के लिए कुछ कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे जिनका पालन को वहां भी करना पड़ेगा। लैपटॉप लेके गए, वो लैपटॉप कंपनी का है, कॉन्फिडेंशियल है, उस लैपटॉप को बाहर जाने पर, विदेश जाने पर भी किसी को नहीं दे सकते। भारत के खुफिया एजेंसी के लिए आप काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, वहां भी रेगुलेशंस आपके साथ लगे हुए कि आप दुश्मन देश के लोगों के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। आप करेंगे, भारत के बाहर रह रहे हैं, भारत के बाहर उस देश को दुश्मन मुल्क नहीं माना जाता। मान लीजिए भारत का कोई जासूस तुर्की में रह रहा, तुर्की पाकिस्तान के लोगों को दुश्मन नहीं मानता, लेकिन भारत का वो जासूस पाकिस्तान में रहते हुए भी, सॉरी तुर्की में रहते हुए भी पाकिस्तानी आदमी से नहीं मिल सकता, उसके लोगों के साथ संबंध नहीं बढ़ा सकता। आपका रेगुलेशन है कि आप रॉ के लिए काम कर रहे हैं, आप फला के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से
लॉज और रेगुलेशंस क्या है? लॉज सामान्य है, रेगुलेशंस पहचान स्पेसिफिक है। लॉज देश की सीमा के भीतर काम करेंगे, रेगुलेशंस आपको बाहर बांधे रखेंगे। इससे ना तो आपको देश के भीतर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, अपने मनमाने पर निर्णय नहीं लोगे, यहाँ लोगे तो विधि से लोगे, अब बाहर जाओगे तो रेगुलेशन से लोगे, दोनों जगह बांध दिया हमने आपको। इससे बांधने वाली नीति का क्या होगी? कंप्लीट। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? जो नियम बनाए जाते हैं, सॉरी जो लॉ बनाए जाते हैं, वो लॉ बड़े सामान्य किस्म के होते हैं। जैसे हम कह दें कि सबके साथ विधि के समक्ष समानता का एक आदर्श है, विधियों के सामने सब समान। अब आपने विधि तो बना दी, मान लीजिए कोई कानून बना दिया कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अब उस भेदभाव न करने का मायने क्या है? कैसे पहचाना जाए क्या भेदभाव है क्या नहीं? तो कानून नहीं बताता। उसको अलग अलग संस्थाएं जब उस कानून को लागू करती हैं, तो उस कानून के स्पष्टीकरण के लिए अपनी संस्थाओं के भीतर उसी कानून की व्याख्या के लिए जो चीजें बनाती हैं, उन्हीं को नियम, रूल्स कहते हैं। रूल कि इस मेस में मांसाहारियों को खाने नहीं दिया जाएगा, अलग मेस बनाओ, इनका बर्तन अलग करो। आप मांसाहार नहीं खाओगे बात तो चलेगी, लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि मांसाहारियों का बर्तन अलग करो, उनकी प्लेट अलग करो? क्या हम इसको एक किस्म की अस्पष्टता मानेंगे? तो अब इसके लिए नियम चाहिए, क्योंकि विधि ने तो कह दिया अस्पष्टता का, लेकिन अस्पष्टता किस किस रूप में है? किस किस बात को अनटचेबिलिटी के भीतर मानेंगे कि ये भी अनटचेबिलिटी का एक तरीका है? उसको स्पष्ट करने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? नियम। तो नियम वो होते हैं जो विधियों को व्यवहारिक बनाते हैं। नियम वो होते हैं जो विधियों के स्पष्टीकरण के लिए बनाए जाते हैं। नियम वो होते हैं जो किसी संस्था को उन विधियों की भावना से चलाने के लिए ऐसे व्यवहारिक ढांचे को तैयार करते हैं जिस उस विधि के आदर्श को प्राप्त किया जा सके। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से चलती हैं, इसलिए एक ही विधि के अधीन चलते हुए वो संस्थाएं अपने भीतर अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन्हीं विधियों को लागू करने के लिए जो चीजें बनाती हैं उनको नियम कहते हैं। तो नियम विधियों का ज्यादा टारगेटेड रूप है, उसका एक्सप्लेनेशन है, उसको व्यवहार में लाने का तरीका है। और विनियम पहचान के आधार पर बनाए गए बाध्यकारी आइडियाज हैं जो जहां जहां की पहचान जाएगी वहां वहां पर काम करते रहेंगे। इस तरीके से विधियों की क्या सीमा है? विधियां इतनी जनरल होती हैं कि अगर केवल विधि बना के छोड़ दिया जाए तो किसी संस्था में विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि संस्थाएं स्पेशल पर्पस के लिए चल रही है। शिक्षण संस्थाओं में मेस जो चल रही है वो खाना खिलाने के लिए चल रही है। राज्य की कोई विधि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। मेस में समानता का मतलब क्या होगा? उसको उस हॉस्टल को तय करना पड़ेगा। सामान्य समानता के अर्थ से जो राज्य ने विधि बना के छोड़ दिया, उससे मेस के भीतर समानता का क्या मायने नहीं स्पष्ट होगा, इसलिए नियम बनाने पड़ेंगे। तो आप ये बात समझ गए तो एक विधि की आलोचना भी समझ गए, और साथ साथ आप ये भी समझ गए कि उसी समस्या को दूर करने के लिए नियम और विनियम है। विनियम पहचान आधारित है, सिविल सेवकों के लिए अलग रेगुलेशन, खिलाड़ियों के लिए अलग रेगुलेशन, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोगों का अपनी संस्था के अनुसार रेगुलेशन, और नियम विधियों की व्याख्या करने के, उनको स्पष्ट करने के, उनकी जटिलताओं को खत्म करने के, उनको व्यवहारिक बनाने के तरीके। ठीक है, अगली क्लास में हम कुछ विधियों की और आलोचनाएं देखेंगे, जिन आलोचनाओं से हम जाएंगे अंतरात्मा की आवाज पर। तो अभी यही रुकेंगे और इससे आगे की बातचीत आगे करेंगे।